है ना कि इतने सारे बच्चों को छुड़वाते हैं हम, बिहार झारखंड के ऐसे ऐसे बच्चे, उनके गांव में कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। अच्छा। उसको उसने धूप ही नहीं देखी, मतलब बाहर सर्दी का टाइम में धूप नहीं देखी। अब बच्चा नहाए नहीं, उसके यहाँ कान के पीछे ब्लड आ रहा है, उंगलियाँ उसकी पिघल चुकी हैं, क्योंकि वो जो काम कर रहा था चूड़ी बनाने का, वो केमिकल होता है सर। केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल गीला, और उसमें उसमें उसको वो नाखून गायब हो गए उसके। उस बच्ची की नहीं तो रिपोर्ट आई, उस बच्ची के नहीं तो किसी ने सिफारिश की, और तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे पे ब्लेम ठोक रहे हैं। CWC कहती है कि बाल अधिकारिता विभाग ने हमें रिलीज नहीं किया फंड, वो कहते हैं कि इन्होंने हमें फाइल नहीं भेजी, वो कहते हैं इन्हें कि फाइनेंशियली रिपोर्ट नहीं आई, और उस बच्ची की 3 दिन पहले डेथ हो गई, और कल वो अखबार में आया। दुनिया में बहुत तगड़ी काला बाजारी होती है, ये मानव तस्कर की, बहुत तगड़ी। हम हमारे यहाँ जब आप बात करेंगे, मैं राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अजमेर से बच्चियाँ गायब होती हैं, अजमेर से सबसे ज़्यादा। मैंने तो इसलिए सर सारी चीज़ें कर रहा हूँ कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि किसी ने मेरे लिए किया है, किसी ने मुझे खाना दिया है, किसी ने मुझे कपड़े दिए हैं, मुझे मेडिकल दिया है, मुझे पढ़ाया है, सब चीज़ें कराया, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी किसी के लिए करूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे एपिसोड में। और मैं टिकेंद्र शर्मा, और आप देख रहे हैं द टॉक स्फीयर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हमारे पॉडकास्ट में ऐसी पर्सनैलिटीज़ को बुलाते हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रही हैं, जिनसे हमें कुछ प्रेरणा मिलती है। तो आज ऐसे ही एक शख्स जिन्होंने न जाने कितने बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, चाइल्ड लेबर से और चाइल्ड स्लेवरी से उनको फ्री करवाया है, और खुद भी उस चुंगल से निकलकर अपने आप को एक स्टेबल पर्सन बनाया। आज वह अपनी खुद का NGO चला रहे हैं, इंटरनेशनल चाइल्ड पीस अवार्ड से भी नामित हुए हैं, और देश विदेश में उनकी ख्याति है। ये ऐसे हिडन जेम हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं, पर आज हमने इनको अपने एपिसोड में बुलाकर जनता से रूबरू कराया है। तो मिलते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर ओम प्रकाश गुर्जर जी से। ओम प्रकाश गुर्जर 2006 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार विजेता की कहानी। साल 2006 में 14 वर्षीय ओम प्रकाश गुर्जर को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्होंने डेन हाग, नीदरलैंड्स के प्रसिद्ध रिडरजाल हॉल में एक भव्य समारोह में प्राप्त किया। यह पुरस्कार उन्हें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति डी क्लार्क ने प्रदान किया, जिन्होंने 1994 में नेल्सन मंडेला के साथ नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। बचपन में दास्ता का शिकार, फिर बच्चों के लिए मसीहा बने। ओम प्रकाश गुर्जर स्वयं कई वर्षों तक बाल दास्ता का शिकार रहे। अपनी मुक्ति के बाद उन्होंने सैकड़ों बच्चों को बंधुआ मजदूरी और दास्ता से बचाया। उन्होंने 500 से अधिक बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र दिलवाया, जिससे उन्हें आधिकारिक पहचान मिली और वे स्कूल जा सके। इसके अलावा उन्होंने सबसे गरीब बच्चों के लिए पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था भी करवाई। पुरस्कार से अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रभाव। इस पुरस्कार के कारण ओम प्रकाश गुर्जर की कहानी टीवी पर लाइव प्रसारण और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक रूप से दिखाई गई। इसका प्रभाव इतना गहरा था कि ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने भारत सरकार को गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए करोड़ों रुपए देने का वादा किया। यह पुरस्कार भारत में बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई और गरीब एवं कमजोर बच्चों के जीवन सुधार के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। ओम प्रकाश गुर्जर की यह कहानी न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में बच्चों के अधिकारों की लड़ाई में एक प्रेरणादायक मिसाल बनी। इंटरनेशनल चाइल्ड पीस प्राइज मिलने के बाद में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जितने भी नेता थे, जितने भी लोगों से मैं मिला, उन्होंने मेरी बात सुनी, और सुनने के लिए अभी भी कई नेता तैयार हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, बढ़िया। सर, मैंने आपका प्रोफाइल पूरा विजिट किया, बहुत ज़्यादा स्टडी की है अपन आपकी प्रोफाइल को, और देखा कि आपने 6000 से ज़्यादा बच्चों का रेस्क्यू किया, आपने लाखों बच्चों को स्लेवरी से बचाया है। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा था आपने ये प्रेरणा कैसे मिली। और हाँ सर, मैंने आपका ये भी देखा था कि आप भी खुद चाइल्ड स्लेवरी से ही निकले थे, आपको भी जो सत्यार्थी सर हैं उनकी संस्था ने आपको रेस्क्यू किया था।
आप मुझे हमें बताइए कि सर कैसा अनुभव था वो, कैसे आप निकले वहाँ से, कैसे क्या हुआ सर? बिल्कुल, धन्यवाद आपको यहाँ बुलाने के लिए मुझे और मेरी बात सुनने के लिए सबसे पहले। तो बात ये है कि हाँ, बच्चों को बचाना तो सभी का काम है, मेरा भी काम है, आपका भी काम है, और सही बात है। हर इंसानों के लिए तो, और इवन जानवरों के लिए, पेड़ों के लिए काम करना चाहिए। तो मैं था अपने गांव में, अलवर में है, थाना गाजी में छोटा सा गांव है, सराधना की ढाणी। तो वहाँ ऐसे ही दूसरों की गाय भैंस बकरियाँ चराता था। ऐसे ही गरीबी थी बहुत ज़्यादा, तो नहीं पढ़ पाते थे, नहीं माता पिता स्कूल भेज पाते थे। तो लगा कि पढ़ना तो चाहिए लेकिन नहीं है सुविधाएं। तो कैलाश विद्यार्थी जी, जिनको मैं भाई साहब जी बोलता हूँ, अच्छा। और सभी लोग उनको भाई साहब भी बोलते हैं। हैं, सभी लोग बोलते हैं। तो उनका शेल्टर होम चलता है, बाल आश्रम, विराटनगर में ही, अच्छा। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मेरे घर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर पे। तो उनकी टीम ने मुझे वहाँ से, उससे बाल मजदूरी से छुड़वा के, चाइल्ड लेबर से छुड़वा के, और उस शेल्टर होम में लाए। और फिर वहाँ आके मैंने अपनी पढ़ाई, नई चीज़ें, नई दुनिया शुरुआत की। तो वहाँ पर मुझे खेल कूद मिला, पढ़ाई मिली, अच्छा खाना मिला, अच्छे कपड़े मिले, सब चीज़ें अच्छा मिला। अच्छा। और समझ में ये आया कि यार मेरे लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे जैसे ही वो भी काम कर रहे हैं। तो लेट्स डू रेस्क्यू देम ऑल्सो। सो उनको भी सोचा कि छुड़वाना है, लाना है, वो भी तो डिजर्व करते हैं अच्छी लाइफ। तो मैंने ये सोचा कि मुझे भी करना चाहिए। और ये भी था कि किसी ने मेरे लिए किया तो मुझे भी तो किसी दूसरे के लिए करना था। हाँ सर, अपनी जिम्मेदारी भी बनती है कि भाई किसी ने हमारे लिए किया तो हम भी करें। ऑफ कोर्स। और इसीलिए जैसे आम इंसान भी करता है कि जब वो पढ़ता लिखता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसके माता पिता उस पर बहुत ज़्यादा पैसे, उसकी टेक केयर करते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं अच्छी जगह, और फिर उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनकी देख रेख करे। तो ऐसे ही मेरी भी जिम्मेदारी थी, मेरे लिए किसी ने किया तो मैं भी दूसरे के लिए करूँ, दूसरों के तो लिए ये करेंगे है। सर मैंने देखा कि आपको इंटरनेशनल चाइल्ड पीस अवार्ड भी मिला था 2006 में। क्या था उसका क्राइटेरिया, कैसे मतलब आपने पहुँचे सर आप उस लेवल तक कि आपको एक अवार्ड ही बनाया गया? नहीं, देखो क्या होता है कि अवार्ड तो अलग चीज़ है, कोई ज़रूरी नहीं कि किसी को अवार्ड दे तो ही वो सर्टिफाइड हो कि वो अच्छा काम करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं नहीं है। सर, उसमें क्या था कि आप 14 ईयर्स के ही थे उस टाइम, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि आप इतने सिनेरियो आपके साथ बीती, इतनी चीज़ें घटनाएं हुई, उसके बाद आपने मतलब अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, पढ़ाई करते करते ही आपको वो अवार्ड मिला। तो जैसे मैंने कहा ना कि किसी को अवार्ड मिल जाना इज़ नॉट सर्टिफाइड कि वो अच्छा काम करता है, लेकिन हाँ, जो कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएशन होना चाहिए। समाज को भी, लोगों को भी, देश दुनिया को करना चाहिए। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मैं बच्चों को छुड़वाता, बाल मजदूरी कर रहे होते कहीं लोग लाके उनको करवाते थे काम। तो मुझे जब ये सूचना मिलती या फिर मैं खुद से सूचना जुटाता तो पुलिस के साथ जाके उन बच्चों को छुड़वाते, और बड़ी खुशी मिलती है जब उनको छुड़ाना, जब उनके चेहरे पे खुशी देखना। और वो इसलिए भी क्योंकि मुझे भी किसी ने ऐसी खुशी दी थी। तो वो करवाने के बाद में, ऐसे रेस्क्यू करवाने के बाद में धीरे धीरे इस काम को और बढ़ाया। और फिर ऐसे ही एक और घटना हुई मेरे साथ में 2003 में। मुझे इटली जाना था और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अपना पासपोर्ट भी नहीं था। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए, तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए तो हम उस समय 2003 में ऑनलाइन नहीं होता था इतना, तो आपको मैनुअली फॉर्म भरना पड़ता था। तो मैं आए, मेरे साथ एक गुरुजी आए मेरे, जहाँ मैं रहता था बाल आश्रम से। तो मैं लाइन में था, ऐसे वो बैठे थे चेयर पे क्योंकि मैं एप्लीकेंट था। तो मैंने अपना फॉर्म दिया तो पासपोर्ट अधिकारी ने सारा चेक किया, तो वो एकदम डांट पड़े, कहाँ है तुम्हारे पापा? तो मैंने मेरे पापा तो नहीं आए। तुम्हारे ब्रदर? मैंने कहा नहीं मेरे गुरुजी आए। तो कह कहाँ है? तो वो इतनी देर में चल के आ ही रहे थे पास में। तो कह रहे सर बताएं। तो कह रहा आपको इतना समझ में नहीं आता है, ये बच्चा है, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो बर्थ सर्टिफिकेट इसका आइडेंटिटी होता है ना, वो तो लगाते हैं इसमें, हाउ कैन मेक हिज पासपोर्ट। सो मुझे कुछ समझ में नहीं आया उनको। उन्होंने और दो चीज़ें सुनाई, तो सब चीज़ें हुई। उसके बाद में मैंने कहा कि इन्होंने मेरी फ़ाइल क्यों दे दी आपको वापस? मेरा सबको तो लिया लेकिन मेरा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है ओम प्रकाश, गलती तुम्हारे माता पिता की है, मेरी तो नहीं है उतनी। तो मैंने कहा क्या गलती? तो उन्होंने कहा तुम पैदा हुई हो तो तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए कि तुम पैदा हुई हो। तो मैंने कि वो क्या होता है? कह रहा जब पैदा होते हैं तो वो किस जगह हो, कौन माँ बाप है, ऐसा लिखा होता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने फिर बताया मुझे सारी चीज़, प्रोसेस कहाँ।
और वो भी मेरे साथ गए। तो हम अपनी तहसील में जाके एक एफिडेविट लेके पंचायत में दी, सेक्रेटरी ने हमें वापस वो बर्थ सर्टिफिकेट बना के दिए। लेकिन बात ये थी कि मैंने तो अपने भाई से पूछ लिया कि भाई तेरा जन्म प्रमाण पत्र है, तो उसका भी नहीं बना हुआ था, मेरी बहन का भी नहीं बना, और लोगों का नहीं बना, किसी बच्चे का नहीं बना हुआ था। तो मैंने कहा ये तो मेरे साथ समस्या है, तो उनके साथ समस्या है। सर 92 में तो ऐसा था कि हम लोगों के भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं थे। उस टाइम तो था ही नहीं वो, बिल्कुल इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो मैंने अपने गांव के आसपास 550 बच्चों के जो स्कूलों में मैं जा के पूछा, और वहाँ के जो गुरुजी थे इसको सरकारी स्कूलों में जहाँ पर भी, मैं उनसे पूछा इनका जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो फिर सारे अपने तहसील के बच्चों के साथ मैंने वो बनाया, सब बच्चों को, मेरा भी बना। फिर मैं गया भी, बाहर भी जाना हुआ मेरा। तो एक वो थी जर्नी में कि मैं इतने सारे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, इतने सारे बच्चों को चाइल्ड लेबर से छुड़वाया। फिर ऐसा भी हुआ, मैं आपको एक और घटना सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अब जब स्कूल में आप बच्चों को भेज रहे हो कि बच्चे स्कूल जाएं पढ़ने के लिए, तो पहली चीज़ है कि वो जाना नहीं चाहते हैं, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको समझ में नहीं है कि ये पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा नहीं। अब उसकी इम्पोर्टेंस वो भी नहीं जानते। वो इतना जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, लेकिन उसको नहीं पता। तो हमने जब उन बच्चों को स्कूल में, मैं भी इवन बच्चा था उस समय, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसे, तो जब उनको स्कूल में एडमिशन करवाते तो उनके लिए फ़ीस, अब जब आपको फ़ीस देनी पड़ेगी तो ये आप सरकारी स्कूलों की बात करो, आप कहेंगे कि ये क्या बात कर रहे हो आप, तो सरकारी स्कूलों में फ़ीस नहीं लगती है, लेकिन लगती थी, कुछ अमाउंट लगता था, लगती थी। हाँ, फीस लगती थी। हाँ, 2004 से पहले फीस लगती थी, और 2006 से पहले भी। मैं बताऊँगा आपको। तो क्या हुआ कि हमने कहा भाई गुरुजी को कि इसकी एडमिशन तो करे फीस, तो मैं कहता था गुरुजी आप ही भर दो, आपको तो तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह मिलती है। तो करे चलो ठीक है, बच्चों को पढ़ा देते हैं, इसकी फ़ीस मैंने भर दी। फिर हम 2-3 दिन बाद में किसी बच्चे को लेके गए, इसकी कौन देगा, इसके सारा सब आप दे दो, ऐसे करके। फिर ऐसे जब ज़्यादा बच्चे होने लगे तो वो मना करने लगे, भाई हम कहाँ तक भरेंगे फीस। तो फिर हमने कहा ये तो बड़ी समस्या है। कोई माँ बाप को मनाए पढ़ाने के लिए, और वो स्कूल भी भेजे बच्चे को, लेकिन उसकी फ़ीस कौन दे, और जेन्युइन प्रॉब्लम। तो फिर क्या करें, तो मैंने अपने आश्रम में जहाँ रहता था, तो वहाँ बोला मैंने कि देखो बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं, वो उनको, तो उन्होंने फिर हमने कोर्ट में दायर की याचिका, मतलब हाई कोर्ट राजस्थान में, जोधपुर में। और फिर उन्होंने, हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को बोला कि आप बच्चों के लिए एक शिक्षा तो दे ही सकते हैं। तो देश का पहला राज्य है राजस्थान जहाँ पर पहली बार बच्चों के लिए कानून बना फ्री शिक्षा का, मतलब मुफ्त एजुकेशन का, जिसको है ना कि सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, वो राजस्थान था 2004 में। और उसके बाद में 2 साल बाद में भारत सरकार ने यह अनाउंस किया कि पूरे भारत में सरकारी स्कूलों में कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, सब बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत फ़ीस लेते हैं, और उस फीस को वो बोलते हैं कि ये डेवलपमेंट फ़ीस के नाम। मेरे ख्याल से ये भी नहीं होनी चाहिए। आपको फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए, गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन जिसकी बात करते हैं, और बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उनके वॉशरूम्स अच्छे होने चाहिए, वहाँ पर फ़ैन लगाए होने चाहिए, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वहाँ पर उनके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यही तो बच्चे आएंगे देश को संभालेंगे, यही तो बच्चे देश को चलाएंगे। फिर ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्राइम होगा, ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो बेरोज़गारी होगी। ये तो इसलिए मेरा थोड़ा मानना था कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सर आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी कि मतलब पूरे राजस्थान क्या पूरी इंडिया के लिए इतना मतलब फ्री ऑफ एजुकेशन हो गई, मतलब सब जगह जितने भी सरकारी स्कूलों में फ्री एजुकेशन हो गई। अब सर प्रॉब्लम यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग प्राइवेट स्कूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। और मैंने एक चीज़ देखा, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, हमने एक चीज़ देखी कि आज भी गांव में ना, जो गांव के सरकारी स्कूल उनमें छोटे तबके के लोग के जो है ना, जो बेचारे पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग, उनके बच्चे जाते हैं। किसी भी मतलब एक अच्छे लोग या मिडिल क्लास फैमिली, कोई बच्चा सरकारी में नहीं पढ़ाता। देखिए ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है देखो इंडिया का, क्योंकि इतनी चीज़ आप सोचिए ना सर, कम से कम मैं मतलब फिगर तो नहीं पता, पर मैं मानता हूँ कि 1-2 लाख तो टीचर्स होंगे अपने राजस्थान में। सरकार उनको सैलरी भी दे रही है। और मैं ये कहता हूँ कि सर सब BEd MAd जितने भी जो टीचर्स हैं वो सब पढ़े लिखे और एक एग्जाम पास करके टीचर बनता है। क्या उनसे अच्छा टीचर प्राइवेट स्कूल में है? मुझे तो नहीं लगता सर। देखिए क्या होता है कि
क्वालिफाई करना ही एक टीचर का गुणवत्ता नहीं होता, मेरा मानना, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, हो सकता है ये मेरी निजी राय है, मैं आपको नहीं कहता कि ये सभी जगह हो, लेकिन क्या होता है कि बच्चे को कोई ज़रूरी नहीं कि उसको बीएड किया हुआ टीचर चाहिए, उसको तो ये चाहिए ना कि वो उसका बचपन क्या है, उसको कोई खेल खिलाने वाला चाहिए, उसको कोई पेंटिंग बनाने वाला चाहिए, उसको कोई गाना बजाने वाला चाहिए, वो क्या चाहता है, उसका बचपन क्या कहता है, उस तरह के टीचर्स चाहिए। तो उसके लिए उसकी सुविधाएं हों, उस तरह से स्कूल का एनवायरनमेंट हो। अभी कुछ दिनों पहले मैं बता रहा हूँ कि मैं बाहर था, वहाँ नेदरलैंड्स, फिर हम लोग डेनमार्क गए, जर्मनी, ऐसे फ्रांस, 5-6 कंट्रीज़ का ऐसे हमारा दौरा था लास्ट मंथ में, दिसंबर में। तो वहाँ पर मेरी वाइफ भी थी मेरे साथ, वो पहली बार थी। मैं तो हालांकि जाते रहता हूँ बहुत ऐसे अलग अलग देशों में, छोटे से कहीं कहीं। तो वो हम लोग एक स्कूल में गए, वो सरकारी स्कूल था वहाँ पर, और सरकारी स्कूल होते हैं ऊपर। तो वो स्कूल में गए, तो वहाँ पर हम लोगों का प्रिंसिपल से मिलना हुआ, बच्चों से वहाँ पर। तो वो बोली कि यार यहाँ तो बड़ी सुविधाएं हैं, यहाँ तो अपने जो कॉन्वेंट स्कूल हैं उनमें होती हैं। तो मैंने कि हाँ। तो वहाँ पर पता चला, मुझे तो पता था फ्री एजुकेशन है, करें पैसे नहीं। अच्छा, चीज़ें ये हैं कि वहाँ पर इतना है कि वहाँ के जो लोग हैं वो इतने अवेयर हैं, इतने जागरूक हैं कि वो सरकारी स्कूलों की दशा के लिए, सुधारने के लिए या उनको अच्छी करने के लिए सरकार को ईमानदारी से टैक्स भरते हैं। जब आप टैक्स देंगे तो आपके सरकार के पास पैसा नहीं, जब वो उसको फिर लोगों के साथ बांटेगी, डेवलपमेंट होगा। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि हमारे यहाँ एक पूंजीपति जो लोग हैं जिनके पास में, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा है कि जिनके पास पैसा आ गया तो फिर वो अपना बिजनेस बनाने के लिए, आज देखिए हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल, सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स है, इसलिए है कि वो सुविधाएं हैं सरकारी स्कूलों में नहीं है। और हर कोई माँ बाप, आपने जैसा कहा ना कि जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं और थोड़ा सा है, तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजता। और बिल्कुल एकदम पिछड़े हैं जिनके पास कुछ नहीं, वही सरकारी स्कूल। उसका कारण यही है कि हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा थोड़ा अच्छा पढ़े, उसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत करूँ, और वो करते भी हैं। और उस बच्चे को उस फीस भरने के लिए उसको प्राइवेट स्कूल भेजते हैं, और वहाँ पर भी चाहे उनको कुछ नहीं मिल रहा हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। नहीं तो सही सर, कहीं ना कहीं तो ये पेरेंट्स का भी है ना, पेरेंट्स या तो विश्वास नहीं कर रहे सरकारी स्कूलों पे, भाई ये भी तो एक फैक्टर हो सकता है कि आज मान लो मेरा बच्चा है, हम अच्छे काम कर रहे हैं, सब कुछ है, अब मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजूँ, क्यों? मेरे माइंड में बना हुआ है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सुविधाएं नहीं है, नहीं तो कहीं ना कहीं तो वो चीज़ भी इम्पैक्ट करती है सर। देखिए, दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं सरकार के, पूरी तरह से मैं ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन पीड़ित हैं एक तरह से। एक तो है एजुकेशन और एक है पुलिस डिपार्टमेंट। एक पुलिस स्टेशन पे कम से कम 100-200 और 150 कांस्टेबल्स, एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल, ये सारे लोग मिलके होने चाहिए। थानों की स्थिति है कि वहाँ पर 70-60 आधे ही लोग हैं। अब जब आधे लोग हैं तो आधे लोग तो 2 लोग एसएचओ के साथ में हैं, उनके वॉल लिस्ट पे हैं, 2-3 लोग संतरी पे हैं, 2-3 लोग कोर्ट में शमन उमन ले जाने के लिए, 2-3 लोग इमरजेंसी में रहते हैं, कॉल पे रहते हैं, 100 नंबर पे या 112 पे, जो भी गाड़ी पे रहती हैं, 2-3 लोग तहकीकात करने पे, तफ्तीश करने पे रहते हैं। तो उनके पास गिने चुने 4-5 लोग रहते हैं, और उनके अंडर में लोग 1-1.25 लाख की जनता है। अब उस पे वो कैसे तो किसी को संभाल पाए, कैसे वो चीज़ों की करेंगे? तो जब हमारा विश्वास उठ जाता है, पुलिस काम नहीं करती, पुलिस ये नहीं करती, उनकी मजबूरी तो समझो, उनके पास में उतना रिसोर्सेज नहीं है, उतनी वो मतलब एडवांस नहीं है। तो अब वो एडवांस इसलिए नहीं है, और इतना क्योंकि सरकार को चाहिए कि उस पर इन्वेस्टमेंट करे, उस पर बहुत ज़्यादा पैसे रखे, उनको सब चीज़ें करे, वो है नहीं। इवन मैं कह रहा हूँ कि मैं काफ़ी सारे पुलिस वालों को जानता हूँ जो मेंटल हेल्थ से गुजरे हैं, और मैं क्राइसिस होना बहुत ज़्यादा, वो डिस्टर्ब है, क्योंकि वो 12-12 घंटे ड्यूटी देना, 10-10 घंटे ड्यूटी करना रात को, और सुबह कहीं जाब्ता लगा दिया कहीं। जब हम कहते हैं बच्चों को छुड़ाने जाना, तो कहता है यार सर आज नहीं, कल चलेंगे। कल देखा तो उसको फिर नाइट ड्यूटी थी, फिर वहाँ तो बड़ा ऐसे ही मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा काम। अगर उनसे डीपली जाके आप बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में ये लोग बड़े परेशान। ऐसे ही एजुकेशन वाले जितने भी टीचर्स हैं, उनको पूछिए उनका क्या काम होता है। पढ़ाई तो 10% काम है, पढ़ाई 10% काम है। उनके गवर्नमेंट के इतने सारे काम है, इतने सारे सर्वे हैं, इतना सारा डेटा जुटाना, इतनी सारी स्कीम्स के बाद, और इतना सारा चीज़ है कि वो पढ़ाई तो क्लासरूम में बहुत ही कम करवाने का। आप किसी से आपके कोई निजी कोई दोस्त होगा, उनसे बात करें ना,
हालांकि मैं तो आप साथ बात करूँगा यहाँ बैठ के। हाँ सर, लेकिन सही कह रहे हैं आप ये बात तो, क्योंकि इलेक्शन जितना भी होता है वो टीचर ही करा कर सब चीज़ें बोले तो टीचर सब चीज़ें उन पे है। तो अब आप बताइए उनका जो एनर्जी है, जिस लेवल के साथ वो पढ़ के आए हैं, जिस लेवल के साथ उन्होंने एग्जाम फाइट किया, जिस लेवल के साथ वो आना चाहते थे या करना चाहते थे, वो तो कहाँ कर पा रहे, नहीं हो पा रहा। तो इसलिए जब हम देखते हैं तो हमारे नज़र में आता है कि यार सरकारी स्कूल में क्या होता है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये विश्वास जायज़ है उठना। तो इसको बनाए रखने के लिए कि अब मैं तो नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा कि अब बदल जाएं और आप और हम, तो ऐसे नहीं कि हम कोई प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर हैं या कोई मिनिस्टर हैं और हमने एक लॉ पास कर दिया चलो ऐसा होगा, नहीं। लेकिन हम एक गुजारिश करना चाहते हैं कि जो टीचिंग का काम है इनको बेहतरीन ट्रेनिंग देके, बेहतरीन स्कूलों की स्थिति सुधार के, और हम बच्चों का भविष्य बचा सकते हैं। अगर बच्चे पढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी देश बढ़ेगा। अभी कितने सारे, मैं जयपुर में रहता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि हर जो रोड है एक मतलब पौष इलाके, जिसको बोल दीजिए रिद्धि सिद्धि का चौराहा बोल दीजिए, या फिर त्रिवेणी नगर है आपका, गुजर की थड़ी बोल दीजिए, इतनी सारी सड़कें सुबह सुबह भरी रहती हैं बच्चों से, हजारों लाखों बच्चे, इसलिए कि वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आप मानिए कि वो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, नहीं जाएंगे। और वो सारे बच्चे उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, आजकल नहीं भी सारे ग्रेजुएशन करेंगे तो आप सरकारी फॉर्म कहीं ना कहीं डालेंगे, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। अब सारे के सारे ग्रेजुएशन करके आए हैं, 3 साल का 4 साल का जो भी कोर्सेज होते हैं, अब वो 3-4 साल फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, 8 साल अपने उन्होंने कर दिए। आफ्टर ये वो उनकी उम्र कम से कम 20 साल के बाद की बात करूँगा। 18 साल का बच्चा या 17 साल का बच्चा 12th पास करके जाता है, और वो 4 साल उसने बीटेक की या फिर कुछ दूसरी स्टडी की है, या उसने लॉ की है, या फिर उसने जनरली बीकॉम बीएससी जो होता है वो कर लिया। अब उसके बाद में वो बच्चा जा रहा है प्रिपरेशन, गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने के लिए 3-4 साल लगाता है उसमें, वैकेंसीज आती हैं 3000, 4000, 5000 बच्चे होते हैं, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इवन 15 लाख, 20 लाख जो भी होते हैं नंबर्स। अब वो सारे बच्चे तो जाएंगे नहीं। सही अब उनका जो क्वालिटी एकदम इम्पोर्टेंट जो पीरियड था टाइम का, जो कुछ करने का, कुछ बदलाव लाने का, कुछ स्टार्टअप्स करने का, कुछ अपना एंटरप्राइजेस खोलते या कोई कंपनी खोलते या कुछ करते, इनोवेशन करते, कुछ भी लाते, तो वो टाइम तो निकल गया। 4-5 साल तो उसी में निकल गया। फिर टाइम बचता नहीं, अब फिर बच्चा डिप्रेशन, वो सारे एंजाइटी, वो सारे आंदोलन, वो तोड़ फोड़, कुछ समझ में नहीं आता है सारा। तो ये हमें एज ए कॉमन पर्सन ये समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को हम जब वो स्कूल में जाएं तो इनको बेहतरीन एजुकेशन दें, और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी। मैं नहीं कह रहा सरकारी करे, हमारी भी जिम्मेदारी है। हम अपना ईमानदारी से अपना जो भी पैसा है टैक्स का भरें, गवर्नमेंट को दें कि आप देखिए, आप अच्छा करिए, आप अच्छा, और उसकी मॉनिटरिंग भी करें हम लोग, तब तो आएगा। मैं बहुत ज़्यादा मैंने कहा ना कि इतने सारे बच्चों को छुड़वाते हैं हम, बिहार झारखंड के ऐसे बच्चे, उनके गांव में कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है। इवन उनके घर भी ऐसे देखने लायक नहीं, मतलब वहाँ है नहीं, झोंपड़ी में। और उनके माँ बाप उन बच्चों को तो भेज दिए राजस्थान काम करने के लिए, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, कहीं भी किसी ट्रैफिकर है उसके साथ भेज दिए, और खुद चले गए पंजाब में कहीं भट्टे पे काम करने के लिए, कहीं चला काम। अब उन बच्चों को वापस आप ढूंढते, उनके माँ बाप ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि वो, मैंने कहा ना कि जब पढ़ाई नहीं की, सब चीज़ें नहीं की, तो उनको पता ही नहीं। अब गवर्नमेंट भी इतनी सारी स्कीमें चलाती है, इतनी सारी चीज़ें चलाती हैं, फ्री की हैं, लेने के लिए, लाभ के लिए, लेकिन लाभ किसको मिलेगा जब उनको खुद को पता ही नहीं कि मुझे ये लाभ मिलना चाहिए। तो सर कम से कम कितनी एज का बच्चा आपने मतलब उसको रेस्क्यू किया, मतलब छुड़ाएं आप चाइल्ड स्लेवरी से? कम से कम बच्चे, मैं अभी पिछले 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 6 साल का बच्चा, मेरा फ़ोन है, मैं फ़ोटो भी दिखाऊंगा अगर आप कभी चाहिए तो ऐसे ले लेना। मैंने जैसे कहा 25 बच्चे थे, एक बहुत अच्छे IPS ऑफिसर थे राजस्थान में, अभी वो राजस्थान के अच्छे डिपार्टमेंट में SOG में है वो, नाम तो नहीं ले सकता मैं अभी आपके सामने, लेकिन बहुत अच्छे इंसान। तो वो SP रहे जयपुर में। अच्छा। तो मैंने कहा सर ये लोग इनको छुड़ाया ऐसे, तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश बहुत अच्छा काम है, अच्छी, तो ये कौन है? तो मैंने कहा देखो ये तो मालिक था। तो उनका इसको लाया कौन? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, अभी ये पैसे डालते थे मुझे पता था। उन्होंने तुरंत SHO को बुलाया कि इन सारे 7 लोगों की लिस्ट बनाए जो उन लोगों को वहाँ से लाया है, जिनके थ्रू को भी पैसा भेजते थे, जिनके यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदते थे उनको, जिनके यहाँ बच्चे सामान बनाते थे, मटेरियल बना के कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको जहाँ बेचते थे उनको, उन लोगों को रात को 3 बजे तक गिरफ्तार किया उन्होंने।
विदिन 3 आवर्स में सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हम रात को 11 बजे बैठे, मैंने उनसे बात की, सर ये सर्दी एकदम कड़ाके की, एकदम जनवरी का महीना, और मैंने कहा सर देखो हमने छुड़ा लिया, लेकिन ये मालिक ही है एक तो जो काम कर रहा था, लेकिन इसके पीछे गिरोह है पूरा। ये अकेला नहीं है, इसके पीछे बहुत लोग हैं। ये कोई लाने वाला वहाँ ट्रैफिक, वो बहुत सारे लोग हैं इसके पीछे। तो उन्होंने तुरंत बैठे हुए थाने में, मतलब और सबको बुलाया, सबको SHO को बुलाया और कांस्टेबल थे उनको बुलाया कर, मुझे ये लोग चाहिए, और 3 बजे उन सबको गिरफ्तार किया। उसमें सबसे छोटा बच्चा 6 साल का बच्चा, जो पिछले आप ये समझ लीजिए 1.5-2 साल से काम कर रहा होगा, उसने धूप ही नहीं देखी, मतलब बाहर सर्दी का टाइम वो धूप नहीं देखी। अब बच्चा नहाया नहीं, उसके यहाँ कान के पीछे ब्लड आ रहा है, उंगलियाँ उसकी पिघल चुकी हैं, क्योंकि वो जो काम कर रहा था चूड़ी बनाने का, वो केमिकल होता है, केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल गीला, और उसमें उसको नाखून गायब हो गए उसके। और आप कभी देखेंगे तो मैं दिखा दूंगा आपको उनको, उनकी फोटोज आप देखेंगे तो रोना आ गया कि हम कैसी समाज में जी रहे हैं, हम कैसा देश देखना चाहते हैं। तो जैसे मैंने कहा, मैं भी चाइल्ड लेबर करता था, बाल मजदूरी, लेकिन मैं तो कहीं ना कहीं गांव में घूम रहा था। मुझे भी थप्पड़ गाली गलौच मिल जाते थे, किसी के यहाँ गाय भैंस किसी के खेत में चली गई तो वो आपको गाली सुना दिया, उसने पकड़ के आपको पीट दिया, लेकिन आप फ्री थे, घर भी जा सकते थे अपने, भाई शाम को तो घर ही जा सकते थे। हाँ, अब वो बच्चा क्या करे, वो वहीं पर 18 घंटे 17, और मैं कोई पुरानी बातें नहीं कर रहा, अभी की 2 साल पहले की, और आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी भी हजारों बच्चे काम कर रहे हैं। और चैलेंज है यहीं पर, हम अभी भी हो रहा है सबका, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय भी हो रहा है। क्या बात। और जब अपन कहते हैं कि हम राजस्थान में, और राजस्थान की राजधानी जयपुर बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शहर है, गुलाबी नगर कहते हैं अपन इसको, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, देखते हैं शहर को, निहारते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज अपना, लेकिन यहाँ पर ऐसे बच्चों के साथ में ये सारे काम हो रहे हैं। तो मेरी तो आपसे भी और जो भी लोग सुने, हम छोटा कहीं भी करें तो इन बच्चों को बचाने के, कहीं भी अपनी ज़िंदगी में रोज़ सुबह आ जा रहे हैं तो किसी एक बच्चे की मदद करें, एक बच्ची की मदद करें। और सबसे ख़राब बात और बताऊँ आपको, इतने सारे रेप केसेस, बच्चियों के साथ में छेड़खानी रोज़ इतने सारे, जितना, और मैं तो कहता हूँ आप मेरी बात पे विश्वास मत करिए, आप तो NCRB की रिपोर्ट उठा लीजिए, वहाँ पर इतनी सारी रिपोर्टें रोज़ पोर्टल पे चढ़ती हैं, रोज़ कि किसी न किसी बच्चे के साथ में स्कूल में, उसके ड्राइवर, उसके टीचर्स, उसके गांव में, उसके मोहल्ले में सेफ़ नहीं है। और हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। अच्छा, जिन बच्चों के साथ में हो भी जाता है ऐसा तो उनकी FIR नहीं होती। FIR पेरेंट्स खुद ही नहीं चाहते हैं कि वो करवाएं। पहले तो पुलिस तो दूसरा नंबर पे, वो जाते ही नहीं पुलिस स्टेशन तक, वो उसकी स्कूल ही छुड़वा देंगे, बदनामी के चक्कर में। हाँ, बदनामी हो जाएगी हमारे, वहाँ से स्कूल छुड़ा दी। अब वो जो दरिंदे हैं उनकी और बढ़ जाती है, तो कोई करता ही नहीं कुछ भी। वो अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं, वो इस मोहल्ले में रहेंगे या इस कॉलोनी में रहेंगे, कॉलोनी चेंज कर लेंगे, स्कूल चेंज करवा दिए। बच्चे की स्कूल, उसको बच्चे का क्या दोस्त है उसमें? सही बात है, उस बच्चे के क्या। और फिर अगर हो भी जाता है, मतलब पुलिस स्टेशन में केस भी रजिस्टर्ड हो जाता है, तब भी क्या हो जाता है कि समझौता हो जाता है, फिर राजीनामा होता है। ऐसा होता है, और मोस्टली केसों में यही हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ये नहीं होता, तो मैं कह रहा हूँ कोर्ट में हो जाता है। सही बात। कोर्ट का मतलब है कि मैं नहीं कह रहा कि कोर्ट समझौता करवा देता है, खुद पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारी बच्ची के साथ में नहीं हुआ। हालांकि अब तो कोर्ट ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी है लास्ट कुछ सालों से कि नहीं, जब बच्ची के बयान हो गए तो हो गए, फिर बदले नहीं जाएंगे, नहीं बदले जाएंगे। क्योंकि पहले, अब बाद में क्या डरा धमका के उनके बयान चेंज करवा देते। हाँ, अब नहीं है, एक बार बयान हो गए तो अब तो भाई बिल्कुल अब फास्ट ट्रैक में जाते हैं, थोड़ा सुनवाई तेज हो रही है, कन्विक्शन भी हो रहे हैं। तो इन चीज़ों पे जब आप और हम जैसे लोग अवेयर रहेंगे इन चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें उजागर होंगी, लोगों को पता पड़ेगा और लोग इनके लिए आगे आएंगे। तो सरकार भी तो इनिशिएटिव नहीं ले रही क्या सर इनके लिए? जब आप कह रहे हैं NCRB का डेटा बता रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो सरकार कहाँ सो रही है भाई? आप तो एक तरह से वॉरियर का रूप कर रहे हैं, मतलब वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं। आप जैसे लोग ही हैं जो लोगों को बचा रहे हैं, ये बच्चों को बचा रहे हैं सर। इसलिए है कि इसलिए कि सरकारों के पास, मैंने कहा आपको एक छोटा सा फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही बता रहा हूँ, आप किसी चौराहे से निकलिए, आप सीट बेल्ट मत लगाइए अपना कार में, और आप ट्रैफिक लाइट पार करेंगे तो आपका चालान हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा ना। ये जानते हो कि मैंने ये रूल तोड़ा है, गलती की है, तो आपको चालान भरना पड़ेगा, ठीक है। उसमें तुरंत सरकार को एक पैसा मिला है, आपका चालान भरा है, चाहे 2000 का है 5000 का चालान, तो सरकार को पैसा मिला है तुरंत, इंस्टेंट प्रॉफिट, थोड़ी सी गलती करने पे। और उसी चौराहे पे आप देख रहे हैं एक बच्चा भीख मांग रहा है,
वो आपकी गाड़ी का शीशा साफ हाँ शीशा साफ कर रहे हैं, या आपसे कुछ पेन बेच रहे हैं, या कुछ भी आप देखते हैं वहीं पर। हाँ हाँ बिल्कुल देखते हैं सर। कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, आप देख सकते हो, कल जाके प्रैक्टिकल कर लेना आप चाहे। अब वो अगर उस बच्चे को वहाँ कांस्टेबल है, पुलिस है, सरकार के लोग हैं ना, वो उस बच्चे को पकड़ के उस बच्चे को कहीं शेल्टरों में रखवाते हैं या उसको स्कूल से जुड़वाते हैं, तो पैसा खर्च होगा। उस बच्चे को जैसे ही पकड़ेंगे तो उस बच्चे को खाना चाहिए। वो बच्चा बोला कि मुझे भूख लग रही है तो खाना दो आपको। उस बच्चे की हालत ऐसी है कि उसको कपड़े भी चाहिए तो आप कपड़े दो। उस बच्चे के रहने की जगह नहीं तो फिर आप उसको शेल्टर में दो, कहीं ना कहीं रखने की जगह तो छत दो। और जब आप रख ही रहे हो तो फिर उसको खाना, फिर उसको पढ़ाई भी दो। वैसे तो रख नहीं आप बंद कर दोगे बाड़े में, तो आप उसको पढ़ाई भी दो। अभी सारी चीज़ हुई, इसमें पैसा चाहिए, उसको खाने के लिए पैसा चाहिए, कपड़े के लिए पैसा चाहिए। अब सरकार का ये रहता है कि हमारे पास ये बजट है सब, और हम तो इतने नहीं कर रहे, और इतने लाखों बच्चों को रेस्क्यू करना। और आप बात आइए कि कहाँ से, तो सरकार भी ये चाहती है कि जिसमें जल्दी जिसमें चीज़ें हो जाए, जल्दी जिसमें उनको मिल जाए तो वो कर लें। बाकी मैं कह रहा हूँ किसी एनजीओ की नहीं, किसी ओम प्रकाश की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं किसी एनजीओ की ज़रूरत पड़ेगी अगर सरकार खुद एक्शन लेने लग जाए तो। सही, ये एनजीओज का पनपना ही बंद हो जाएगा। एनजीओज आई इसलिए रही हैं बेचारे, क्या करें। ये एनजीओज में इतने, मैं आपको इन फ्रंट ऑफ कह रहा हूँ, मैं इसको चैलेंज कर, मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इस देश को पीछे ले जाने वाले भी एनजीओज ही हैं। कैसे सर? ये इसमें ऐसा है कि मैं बता रहा हूँ कि जिनका काम है समाज सेवा का, जिनका काम ये भलाई करने का, लोगों को भलाई करने के, इस काइंड ऑफ बिकम ए बिजनेस। मैं खुद एनजीओ चला रहा हूँ, मुझे पता है। इट मीन्स के द एनजीओ विल बी कन्वर्टेड इन बिजनेस ना। ये एक तरह से क्या होता है कि मैं तो बहुत सारे एनजीओज के साथ मैं वॉलंटियरिंग किया हूँ, मतलब ऐसे जा के इंटर्नशिप जा के कि मैं सेवा करूँ किया हूँ। अब वहाँ पर ये होता है कि मुझे कहता था आप जाइए, आप तो फंड रेज करेंगे। फंड रेज मीन्स लाइक आप लाओ, कुछ डोनेशन लाओ तो इसका चलेगा। तो मैं किसी शोरूम पे जाके बैठ गया, मैंने किया। तो किसी जगह चले गए तो उनके पास कपड़े की दुकान है, तो उन्होंने कह दिया आप कपड़े ले जाओ जी, हमारे उन बच्चों के लिए कपड़े दे दो या खाने का सामान। अब जब हम आते थे तो सब उन्होंने पैसे तो नहीं दिए, खाने का सामान दिए, ये कपड़े दिए उन्होंने इन बच्चों के लिए। अब वो आप ला के तो दे दिए, दूसरे दिन आपको फिर जाना आपको तो, क्योंकि उनका टास्क है कि आपको देना है। आपको इंटर्नशिप करने गए, आप तो वॉलंटियर कर रहे हो वहाँ पर। अब जो सामान ला रहे हैं वो बच्चों को दिया नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता ही नहीं। तो बहुत बड़ा आपको एक तो एक तरह से एनजीओ भी एक तरह से स्कैम हो गए सर। तो स्कैम मैं कोई भी एनजीओ सुन रहा हो या जानते हो या कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे इसकी कोई वो गुजारिश करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत नया फैक्ट हमारे सामने आया है सर। हकीकत है, ये हकीकत। मैं आपको बताऊँ तो आप आरटीआई लगाइए और पूछिए कि कितने सारे जयपुर में काम करते हैं, राजस्थान में काम करते हैं एनजीओज, कितने सारे, आपको लाखों एनजीओज हैं। अगर वो लाखों एनजीओज हैं, लाखों लोगों के लिए भी काम करते हैं तो दुनिया बदल जाए सर। सही कह रहे हैं आप ये बात। हर कोई चाहता है कि ये गरीबी दिखती रहे, हर कोई चाहता है बेसहारा है लोग ऐसे घूमते रहे, हर कोई चाहता है कि पॉलीथीन प्लास्टिक पोल्यूशन ऐसे फैलता रहे, क्योंकि हमारी दुकान बंद नहीं हो जाए, क्योंकि सबको ना अपना बिजनेस चलाना है, उसको दिखाना है सर। तो ये चीज़ें मतलब मैं आपको सीधा सीधा कह रहा हूँ, आप देख लीजिए ना, कहीं आप पूछ लीजिए ना कि सरकार से पूछ लीजिए कि बताइए कितने सारे एनजीओ काम करते हैं बच्चों के लिए। बताओ, कल की घटना बताता हूँ, आप अगर भास्कर पढ़ते होंगे तो मैं आपकी कल की घटना बताता हूँ। किसी बच्ची के पेरेंट्स नहीं थे, उस बच्ची को किसी शेल्टर में रखवाया गया। अलवर की घटना है, कल की बात कर रहा हूँ, अच्छे फ्रंट पेज पे। उस बच्ची को शेल्टर में रखवा दिया। उसी बच्ची को कुछ कैंसर का कुछ दिक्कत था थोड़ा बहुत, या कैसे दूसरी डिजीज़। उसको बाल कल्याण समिति जो होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसको ये रिकमेंडेशन हुआ कि इस बच्ची को कोई तकलीफ है। बाल अधिकारिता विभाग होता है वहाँ पर, रिकमेंडेशन जाती है कि इस बच्ची को इलाज किया जाए। वो ये चाहते थे कि इस बच्ची की वहाँ से फाइनेंशियली रिपोर्ट आए, इसके पेरेंट्स की, इसके गांव में कहाँ क्या है चीज़ें। उस बच्ची की नहीं तो रिपोर्ट आई, उस बच्ची के नहीं तो किसी ने सिफारिश की, और तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे पे ब्लेम ठोक रहे हैं। CWC कहती है कि बाल अधिकारिता विभाग ने हमें रिलीज नहीं किया फंड, वो कहते हैं कि इन्होंने हमें फाइल नहीं भेजी, वो कहते हैं इनकी फाइनेंशियली रिपोर्ट नहीं आई, और उस बच्ची की 3 दिन पहले डेथ हो गई, और कल वो अखबार में आया। उन आपस में कोऑर्डिनेशन, मिसकम्युनिकेशन, और उस बच्ची के लिए क्या इतना सा
पैसे नहीं था कि उसका इलाज करवा सके। किसी भामाशाह को भी बोल देते ना, हमारा देश मरा नहीं है, मरा नहीं है, बड़े बड़े बहुत सारे भामाशाह बैठे हैं सर, आराम से आ जाते हैं किसी बच्ची की जान बचाने के लिए। हमारे यहाँ तो कितने सारे लोग अपने देश में। अभी एक केस भी हुआ था ना सर कि जो एक पुलिस वाले की बच्चा था, पुलिस वालों ने उनके लिए वो 8 से 10 लाख का कुछ वो। अरे सर आप देखो ना कि अभी मैं 5-7 दिन पहले की और खबर पढ़ रहा था, नागौर के इधर जब मायरा भरा जाता है, हाँ मायरा, एक जब अपनी बहन की शादी, एक भात बच्चे जिसे की कहते हैं। भात भरते हैं, तो उसमें लोग हजारों करोड़ों लोग करोड़ों ऐसे रुपए दिए जाते हैं, मतलब एक उसके लिए। तो अगर उनको बोलते तो वही करवा दे। हाँ, बहुत सारे लोग समाज सेवा करने वाले और दान दत्ता खूब है, लेकिन है। उनके सामने कोई सही एक्चुअल कहानी तो जाए। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, एनजीओ का ये गेम, लोग विश्वास भी नहीं कर रहे ना आजकल। अविश्वास इतना हो गया, लोग मतलब एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाए। हो सकता है झूठ बोल रहा हो, कई बार ऐसा हो ना, कोई दान भी नहीं देना चाहता। आज मैं बता रहा हूँ सर, हम ट्रैफिक लाइट पर जाते हैं, अपन की हमें ऐसा लगता है हम किसी को वो नहीं देते, भीख भी नहीं देते। क्यों? हमें लगता है कि यार इनके पीछे कोई और है जो इनसे करवा रहा है जबरदस्ती काम। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये एकदम सही है, एकदम जो जरूरत है ना उसको बेचारे को पहुंचता ही नहीं पूछता। और ये तो देना भी नहीं चाहिए, आप सही कर रहे हैं, कभी नहीं देना चाहिए, कितना ही जरूरी हो। हाँ, उसको पकड़ो, उसको फोटो लो उसको, और गवर्नमेंट का जो ट्रैकिंग का एक सिस्टम है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के उसमें, और भारत सरकार का भी है, आप उस पर अपलोड करिए या ग्रुप में शेयर कर दिए कि बच्चा यहाँ पर भीख मारा, कहीं ना कहीं उस बच्चे की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। सर ये भी होता है, हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि उनको भीख उसमें देने के लिए बिस्किट या कुछ देते हैं, नहीं लेते, फेंक जाते हैं, बोलो सब पैसे लाओ। अब अपन को भी ऐसा ही लगता है कि यार ये तो सब मतलब एक ग्रोह ही चल रहे हैं, बिल्कुल, और सबकी आंखों के सामने हो रहा है, पता पड़ रहा है उनके पेरेंट्स वहाँ डिवाइडर पे बैठे और वो अपने बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं। अभी और मैं अभी आप जयपुर में थे तो अब 10-15 दिन की और घटनाएं हैं। किसी बच्ची को किसी ने ट्रैफिक किया, मतलब चुराया वहाँ से, और वो लाके जो खाना बदोश टाइप में इसी तरह के जो लोग ट्रैफिक सिग्नल्स पे थे उनको दे दिया उन बच्चियों को। तो भला वो पुलिस का अच्छी तरह से उन्होंने कैमरे खंगाले, सब चीज़ किए और उस आदमी को आइडेंटिफाई किया और वो बताया कि वहाँ है। तो ये भी सच है कि ये सारे बच्चे इनके नहीं होते, लेकिन हमारे पास इतना फुर्सत नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि हम आइडेंटिफाई करें, किसी को बुलाएं। और मैंने कहा ना, पुलिस को भी जाके बोलोगे कह रहे छोड़ दो, नहीं का बच्चा, आपको क्या करना है, आप जाइए अपना काम करिए। क्योंकि वो इसलिए डिनाई करती ना कि उनके पास उतना टाइम नहीं, इतना रिसोर्सेज नहीं है कि उनको इतना वो चीज़ें हैं नहीं। तो इसको सीरियस इशू समझते नहीं कि चाइल्ड लेबर भी है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी इतना बड़ा सीरियस इशू नहीं समझते। आप लोगों से बात कर लीजिए, बात नहीं करेंगे, कहेंगे कि जी हाँ घोटाले हो रहे हैं, ये इशू है, नहीं सर, ये इशू है। इसमें सर कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम भी है कि आप छुड़ाने जा रहे हैं, सर बच्चा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार है और आपको पता है, और आप छुड़ाने जा रहे हैं, जैसे आप मैं तो आपकी आप तो ग्राउंड लेवल पे काम कर, तो ये तो आपकी जान के लिए भी खतरा है। ये तो ये बहुत बड़ा मतलब एक रहता होगा, क्योंकि गिरोह इतने बड़े बड़े हैं और लोग कितने कितने ऊपर तक जुड़े हुए हैं उन लोगों से। दुनिया में बहुत तगड़ी काला बाजारी होती है, ये मानव तस्करी की बहुत तगड़ी। हमारे यहाँ जब आप बात करेंगे, मैं राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अजमेर से बच्चियाँ गायब होती हैं, अजमेर से सबसे ज़्यादा। आपने एक मूवी आई, मतलब केरला के, उस मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आई वो एक मूवी केरला की बच्चियों के लिए। सबसे ज़्यादा भारत में केरला से लड़कियाँ गायब होती हैं, सब सऊदी अरबिया, सब ये गल्फ़ कंट्रीज में शादी होती है, बेच देते हैं प्रोस्टिट्यूशंस के लिए, मतलब देह व्यापार के लिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं तो आपसे ये बोलना ये चाह रहा हूँ, ये कोशिश है कि आप और हम जैसे लोग अवेयर बने। जरूरी नहीं कोई एनजीओ काम करे, सही बात। कोई एनजीओ की जिम्मेदारी कि वो बच्चों के लिए, ओम प्रकाश का एनजीओ है, पाठशाला एनजीओ, वो बच्चों को रेस्क्यू करवाता है, वो बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिक वालों को छुड़वाते हैं, चाइल्ड लेबर वालों को छुड़वाते हैं, पोक्सो के केस वो देखते हैं। जरूरी नहीं उनके, जरूरी नहीं, ये हर इंसान को होना चाहिए सर। मतलब हम पूरे भारतवासी क्या, पूरी दुनिया के जितने भी लोगों, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं गलत हो रहा है, किसी बच्ची के साथ में गलत हो रहा है, किसी बच्चे के साथ में गलत हो रहा है, एटलीस्ट बोल तो सकते हैं ना। बोल नहीं सकते तो लिख सकते हैं, तो किसी को वैसे बोल दो, लिख दो, कह दो, और आप उनकी मदद कर दो, जो मदद करें उनके लिए आप अप्रिशिएशन ही कर दो। कुछ ना कुछ तो करिए, कुछ ना कुछ तो अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, कहीं ना कहीं तो दीजिए। अगर आप नहीं बोलेंगे उन चीज़ों को, जो क्राइम हो रहे हैं, जो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, नहीं बोलेंगे तो बढ़ते जाएंगे और एक दिन आप पे भी वो खतरा आएगा। तो कल की न्यूज़ देख लो ना, कल परसों की एक न्यूज़ थी, वो लड़की को कोई छेड़ रहे थे लड़के बदमाश। आप बताइए, कोई मतलब उसको बचाने नहीं आ रहा है। वो लड़की ने फिर अपने कोई पोर्टल पे उसने डाला, गवर्नमेंट का कोई पोर्टल है, तब वो 4 मिनट में पुलिस आई है, फिर उनको बचाया। यही मैं कह रहा हूँ, इतनी बड़ी बात है, जनता तमाशा देख रही है यार। कोई लड़की को कोई छिड़खानी कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है यार, हम लोगों की क्या जिम्मेदारी है फिर? यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप
सही घटनाएं, सही चीज़ें, ऐसा नहीं कह रहा कि पुलिस काम के लिए तैयार नहीं होती, तैयार होती है, सब चीज़ें सिस्टम है, लेकिन वहाँ तक अपन सही चीज़ें तो पहुँचाएं सर, सही बात। कि ये नीड है, एक अवेयर जो उसको बोलते हैं ना, जिम्मेदार नागरिक देश का, वो बनना। मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत पहले मतलब ऐसे ही अमेरिका में था, एक यूनिवर्सिटी के उसमें उन्होंने बुलाया, तो मैं वहाँ एकदम स्नोफॉल हो रही है मॉर्निंग में, तो मैं अपने होटल में था और उसके बगल में कोई ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज थे, तो एक लेडी सुबह सुबह 6 o'clock मॉर्निंग वो अपना झंडा फहरा रही है, अमेरिकन फ्लैग। तो मैं बड़ा देख के उसको 2-4 दिन में वहाँ था तो देखा उसके बड़ा डेडिकेशन है तो अपने देश के प्रति इतना, तो ये नहीं कोई देश के प्रति अपना झंडा फहराने, देश के प्रति वो उतने वफादार भी हैं, सही बात है कि वहाँ वो रूल्स नहीं तोड़ेंगे, ट्रैफिक लाइट पे अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो ऐसा कचरा फेंकेंगे नहीं कोई गलत। हमारे यहाँ तो झंडा छोड़ो वैसे ही रूल्स, पुलिस वाले नहीं है तो हम पार हो जाते हैं, किसी को कोई हमारे आगे पीछे आ रहा है, किसी को हिट कर रही है हमारी कार या किसी को लग रहा है टक्कर, जो भी है, वी डोंट केयर अबाउट इट। नहीं, हम लोग तो सर हेलमेट इसलिए पहनते हैं कि पुलिस वाले मिलेंगे। हाँ जान की तो चिंता है ही नहीं किसी को। तो ये सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये भी ज़रूरी है कि हम सारी समस्याओं का समाधान एक साथ नहीं कर सकते, कुछ कुछ वे में कर सकते हैं। कि मैंने तो इसलिए सर सारी चीज़ कर रहा हूँ कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि किसी ने मेरे लिए किया है, किसी ने मुझे खाना दिया है, किसी ने मुझे कपड़े दिए हैं, मुझे मेडिकल दिया है, मुझे पढ़ाया है, सब चीज़ें कराया, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी किसी के लिए करूं। तो सिंस मैं तो जब स्कूल में था तभी से कर रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में भी यही कर रहा, फिर मैं कॉलेज जब मेरी ख़त्म हुई सब चीज़ें, तो फिर उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ, और आज भी मैं यही कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी अगर वो नहीं छुड़ाते, मुझे नहीं लाते, तो मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं थी, और अगर आज ज़िंदगी है तो फिर मैं क्यों दूसरे के लिए क्यों नहीं करूँ। तो मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि हम, और इसलिए कि समस्याएं मैंने कहा कि बहुत सारी हैं, पॉल्यूशन की समस्याएं हैं आपके यहाँ, हमारे यहाँ सब जगह हमारे यहाँ, और गरीबी है हमारे यहाँ, बेरोज़गारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब ये आता है कि आप क्या कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि हम अगर बच्चों को आपने अच्छा पढ़ा दिया, बच्चों को बता दिया कि आपको गंदगी नहीं फैलानी है, बच्चों को बता दिया कि आपको रूल्स नहीं तोड़ने, देश का सम्मान करना है, लोगों का सम्मान करना है, तो आपने जनरेशन को सुधार दिया। तो बच्चों को, इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं बच्चों के लिए काम करूँ। अपन कह सकते हैं कि यार अपनी वजह से अगर 2 बच्चे या 5 बच्चे भी आपकी वजह से अगर इम्प्रूवमेंट हो गया तो वो आपके लिए मान लो बहुत अच्छी बात है। अगर हर आदमी 2 बच्चे भी लेके चले ना कि यार 2 बच्चों को हम सुधारना है, 2 बच्चों की हमने केयर करनी है, कोई भी हो, तो उसमें ही अपना बहुत चीज़ें हो जाएंगी। मैं कह रहा हूँ सर, आप तो 2 बच्चे छोड़ दीजिए, शहर में अपन राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर का, जयपुर, अब जयपुर में मैं कह रहा हूँ जितनी जनसंख्या रहती है, जितने आप 2% 2 बच्चे छोड़ दीजिए, उसमें से आधे 10% लोग भी ये कर ले कि मुझे एक गरीब बच्चे को जो स्कूल नहीं जाता है, या स्कूल में दिक्कत है, एक बच्ची या बच्चे को मुझे पढ़ाना है, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाए। मेरे यहाँ आते हैं सर, मैं पाठशाला में, एनजीओ में लोग हमें अप्रोच करते हैं कि मुझे एक बच्ची चाहिए पढ़ाने के लिए, एक बच्चा चाहिए पढ़ाने के लिए, स्पॉन्सर करना चाहता हूँ मैं, तो हमारे पास इतने सारे लोग अप्रोच करते हैं। तो मैंने शहर में हमारा तो इतना बड़ा नाम भी नहीं है कि बहुत बड़ा नाम हो, राजस्थान में पाठशाला एनजीओ इतना कर रहा है, वो कर रहा है, छोटा सा एक एनजीओ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लोग बैठे हैं करने के लिए, लेकिन वहाँ तक जो राइट पर्सन, जो नीडी पर्सन, उसकी पहुँच तो करें हम बताएं तो कि ये लोग हैं, ये बच्चे हैं, आप इनको पढ़ा सकते हैं, इनको खाना दे सकते हैं, इनको कपड़े दे सकते हैं, दिवाली पे इनको भी गिफ्ट दे सकते हैं, आप इनके साथ भी खुशियां मना सकते हैं। तो छोटी छोटी हम समाज की मुख्य धारा हम उनको भी ला सकते हैं, और जब वो आएंगे तो उनको भी पता पड़ेगा कि पढ़ाई क्या चीज़ है, हम अपने देश का सम्मान कैसे कर सकते हैं, अपने लोगों का सम्मान कैसे कर सकते हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है एक दूसरे से, वो ख़त्म हो जाएगा, गैप ख़त्म होगा। अभी सर अपने एनजीओ में कितने हैं बच्चे, कितने बच्चों का वो कर रहे हैं अपन? सर अपन अभी तो जैसे 110 बच्चे हैं, वहाँ उनको पढ़ाते हैं, उनको जो भी उनकी जो मूलभूत सुविधा है, जो एक बच्चे को कपड़े चाहिए, एक बच्चे को पढ़ाई चाहिए, एक बच्चे को खाना चाहिए, एक बच्चे को नाचना गाना उस तरह का चाहिए, एक वो माहौल चाहिए, वो देते हैं हम लोग। बाकी मेरा तो मकसद है कि जो बच्चों को जो लोग लाते हैं यूपी, बंगाल, बिहार, असम, इवन नेपाल से बच्चों को लाते हैं, वो घरों में काम करने के लिए रख देते हैं, वो सर्कशों में रख देते हैं बच्चियों को काम करने के लिए, उन्हीं बच्चियों को कुछ को रेड लाइट में धकेल देते हैं लोग, बच्चों को भी लाते हैं, इवन बच्चों को भी, लड़कों को भी लोग चूड़ी बनवाते हैं, आरा तारी का काम होता है, एम्ब्रॉयडरी का,
नगी नगी साई का काम होता अपने जयपुर शहर में। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि चूड़ियों का काम करवाते हैं, एक बच्चे के हाथ गल गए ऐसे और उसके ऐसे। तो मैं ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों का मन छुड़ाएं, और जो ये रैकेट है लाने वाला इसके ऊपर एकदम बैन सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो सर जैसे ये जो बच्चे आप लेके आते हो तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब गहरे सदमे में, ट्रॉमा में होते होंगे, तो इनको उस ट्रॉमा से निकालने के लिए कैसे, मतलब क्या क्या आप करते हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या आप लोग करते हैं जिससे वो नॉर्मल लाइफ में आते हैं, क्योंकि वो तो इतने ज़्यादा शॉक्ड रहते हैं ना उस चीज़ से कि यार हम कहाँ हैं ना। आप जैसे बता रहे 6 साल का बच्चा, उसको रेस्क्यू किया आपने, उसको कैसे आपने मतलब एक लेवल पे लाए कि यार। मैं आपको बताऊं कि जब ये तो बहुत बड़ा टास्क रहता है। और हकीकत बात तो ये है कि जब आप छुड़ाने जाते हैं तो उन बच्चों को नहीं पता होता कि आप उनकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। वो खुद आपसे डर जाएंगे, वो खुद छुप जाएंगे। मालिक तो छुपा देता है उनको, वो खुद भी छुप जाते, आना नहीं चाहते पुलिस के सामने कि इनको हमें पुलिस पिटेगी, हमें ऐसा होगा। उनके दिमाग वो डरा के रखते हैं। हाँ, वो इस तरह से दिमाग में उनको डाला कि तुम्हें किसी से बात नहीं करनी, तुम्हें किसी से छुप जाना ही करना। वो बच्चे जब हम छुड़ाते हैं तो कहीं कहीं टांग पे हैं, कहीं उसमें अलमारी में घुस रहे हैं बच्चे, कहीं कट्टे ओढ़ के, कट्टों के बीच में, सामान के पीछे ऐसे छुड़ाना। मेरे पास वीडियोज़ है, फोटोज हैं सर, शेयर करेंगे सर पॉडकास्ट में, आप दीजिएगा। हाँ मेरे पास आपको दिखाऊंगा। मतलब एक नया थाना खुला था, मैं बताऊं आपको, नाम लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं, जयसिंहपुरा खोर है, एक थाना खुला था वहाँ पर। हमने मेरी पहली एफ आई आर है वहाँ पर, थाना खोलने के 5वीं एफ आई आर मेरी थी बच्चों को छुड़ाने की। वहाँ पर हमने 12 बच्चे छुड़ाए वहाँ से। एएसआई साहब थे वहाँ पर, उन्होंने कहा यार ये क्या, बच्चों को टांड पे चढ़ा दिया और वहाँ पर कचरा भर दिया ऐसे, मतलब बोरियां लगा दी, छुपा दिया पीछे। हाँ, और गुल कर दी उसकी बिजली, अंधेरा, आप कैसे ढूंढोगे। हमने मोमबत्ती, और वो उस दिन आई थिंक लाइट भी नहीं थी, मतलब मोमबत्ती से काम करवा रहे, हमने बच्चों को मोबाइल की टॉर्च से फिर ढूंढा। वहाँ की घटना है, मैं 2022 की थी ये, मतलब मैं छुड़ाए वो बच्चे। उनके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो उन बच्चों को आपने वो छुड़ा दिया, उन बच्चों को लगता है कि हमें ये मारेंगे पीटेंगे, मतलब उसके भर दिया। अब उन बच्चों को फिर वहाँ से ये बताना है कि आप आज़ाद हो गए, आप फ्री हो, आप बोल सकते हो, उसमें टाइम लगता है। तो उनकी काउंसलिंग करना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ बैठना, उनको खिलाना, सब चीज़ें, फिर वो धीरे धीरे अपनी बात बताते हैं कि उनको कैसे लाया था, कौन लाया था उनको, वो क्या कर रहे थे, उनकी मम्मी पापा कहाँ हैं क्या, वो फिर आपको धीरे धीरे अपनी बातें बताते हैं। कई तो आप तो सर पहुँचाते भी होंगे, माँ बाप से मिलाते भी होंगे। हाँ, ऐसा होता है कि अपने यहाँ में सिस्टम बना हुआ है कि जब आप बच्चों को छुड़ाएंगे तो छुड़ाने से पहले पुलिस को खबर देंगे कि कहीं बच्चे काम कर रहे हैं, या लेबर इंस्पेक्टर को करेंगे, तो जॉइंट ऑपरेशन होता है छुड़ाने का। फिर छुड़ाते हैं, तो फिर छुड़ाने के बाद में उनकी मेडिकल होता है, जो पुलिस द्वारा, हमारे द्वारा होता है, हॉस्पिटल में जाके उन बच्चों की काउंसलिंग होती है कि बच्चा अपनी बातें, अपनी जो चीज़ें उसके साथ घटना हुई, कितना पैसा मिलता था, नहीं मिलता था, मारता था, पीटता था, खाना मिलता था, नहीं मिलता था, या उसके साथ कैसा सलूक गया, कोई बॉडी पे किसी भी निशान है, कुछ भी चीज़ें उसके साथ हुआ, तो वो उससे बातचीत करके काउंसलिंग करना है, और उसको थोड़ा कम डाउन, रिलैक्स करना, ताकि वो अपनी बातें बता सके। देन उसके बाद में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनी हुई है, जिसको बोलते हैं बाल कल्याण समिति, उसके सामने पेश करते हैं बच्चों को, तो फिर वो तय करती है कि इस बच्चे को कहाँ रखा जाए। फिर वो बच्चा वहाँ रहता है। तो ज़्यादातर बच्चे बिहार के होते हैं, ज़्यादातर बच्चे, मतलब बिहार मतलब एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा। मैं नहीं कह रहा कि बिहार में कोई गलत लोग हैं या कोई, वहाँ सुविधा ही नहीं है, वहाँ सरकारों ने काम नहीं किया, तो लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे काम करने वाले, अनस्किल्ड लेबर आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो इन बच्चों को वो एक जनरेशन चलती आ रही है कि छोटे बच्चे से वो काम कर रहा है। नहीं सर, तो उनके पेरेंट्स के पास भी अगर हम बच्चों को भेजते हैं सर, वो भी तो प्रॉब्लम, दोबारा भेज देंगे। मैंने यही कहा कि शुरुआत में एक चीज़ मैंने आपको बोली कि अगर बच्चों को आपने छुड़ा लिया, फिर आपने आइडेंटिफाई किया, वहाँ की पुलिस से संपर्क किया, उस बच्चे का कुछ आधार है, कुछ उसका एड्रेस है, उस बच्चे ने जैसे बताया, अब वहाँ की पुलिस ढूंढती है, तो कभी कभार पेरेंट्स भी नहीं मिलते। हाँ है, वहाँ के हैं, लेकिन वहाँ नहीं है। कहाँ गए? पंजाब चले गए, काम कर गए, वो भी अपना ईंट भट्टों पे चले गए, वहाँ चले गए। तो उस केस में अगर उस बच्चे को छुड़ाया गया, उस बच्चे को उसके पेरेंट्स को दिया गया, तो जाहिर सी बात है फिर वो बच्चा चाइल्ड लेबर में जाएगा, दोबारा जाएगा ही सर, वो तो पेरेंट्स, क्योंकि उनकी काउंसलिंग पहले करनी है पेरेंट्स की। हाँ, उनको भाई, क्योंकि वो अपने बच्चे को बार बार भेज रहे हैं, उनको समझाना बहुत टिपिकल है। अब डिफिकल्ट तो ये है कि सरकारी योजनाएं भी बहुत सारी हैं, अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन लागू नहीं है, उन तक उनका बेनिफिट नहीं मिलता। तो वो क्या करें अब बच्चों को? अब बच्चों को स्कूल में भेज दिया आपने, मैं भी मानता हूँ कि अच्छी स्कीम है, चलो बच्चों को स्कूल भेजो आपने,
और बच्चों को खाना मिल गया स्कूल मिल में, गया, सही है। उसको लंच कौन करवाएगा, उसको डिनर कौन डिनर करवाएगा, कौन करवाएगा? कपड़े, बहुत सारी बहुत सारी एक बच्चा है, उसका बाप शराब पीता है, पी रहा है, नशेड़ी है, माँ कहीं बीमार पड़ी है तो थोड़ा बहुत पैसा कमाती है, नहीं भी कमाती, बीमार पड़ी, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उस बच्चे को एजुकेशन मिल सकती है? बताओ, मिल सकती है? नहीं मिल सकती सर, बिल्कुल नहीं। वो बच्चे को काम के लिए भेजेंगे, क्योंकि वो उनके लिए एक जिम्मेदार, भैया तू ही कमा, भाई बाप तो तुम्हारा नशेड़ी है, अब उसको पता ही नहीं है उसके हाँ, बच्चे कहाँ घूम रहे हैं, बच्चियाँ या बच्चे कहीं घूम रहे हैं, नहीं पता उसको, बात भी नहीं करना चाहता है, उसको परवाह ही नहीं है उसकी, और उनकी वाइफ, उन बच्चों की माँ वो बीमार है। अब आप बताइए इस कंडीशन में क्या करेंगे? कोई रोड मैप नहीं है सरकार के पास, कुछ भी नहीं। सही, आप पूछोगे तो कहेंगे हाँ स्कूल खुले हुए ना, सरकारी स्कूल में भेज दो, आप भेज दो, खाना खा लें, ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी कह रहा हूँ अच्छा, लेकिन वो फिर रात का खाना कहाँ खाएगा? एक बार खाने से 24 घंटे में एक बार खाने से तो काम नहीं चलेगा। सही बात है। उस बच्चे को ड्रेस भी चाहिए भाई मिड डे मील मिल गई स्कूल में, उसके बाद शाम डिनर भी चाहिए, संडे को कहाँ खाएगा? और कोई इसके लिए कोई भी सरकार का कोई आपके, मैं तो आपसे बातचीत कर रहा हूँ, किसी के तक ये बात पूछे तो आपको बता दे कि ये चीज़ कर सकते हैं, मैं वहाँ बच्चों को हज़ारों लाखों बच्चे रख दूँगा मैं लगा। हाँ सही बात है, अगर सुविधा है तो अभी भेजें बच्चे। हाँ हम रख दूँ। तो ये हमारा कहीं ना कहीं गैप है, हमारे सिस्टम में कहीं कहीं खामियां हैं, उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जितनी सारी समस्याएं हैं कि एक बच्चा नहीं पढ़ाना, एक पढ़ाई के कारण ही ये सारी समस्याएं जड़ है। अगर जिसने पढ़ाई कर ली तो सारी समस्याओं का सोल्यूशन हो जाएगा। वो छोटे मोटे कंपनी में जाके काम भी कर सकता है, वो सीख भी सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है, वोकेशनल कोर्सेज कर सकता है, वो अपना रोजगार कर सकता है, दूसरे को लिए भी मदद कर सकता है। लेकिन जब उसको खुद को ही नहीं पढ़ना आता तो वो तो आँख नाक कान सब होते हुए भी हेल्पलेस है। आँखें हैं, देख सकती हैं, लेकिन पढ़ नहीं सकती। क्या है? तो अब जब पढ़ नहीं सकती तो वो लिख नहीं सकते तो बोल नहीं सकते। तो वो चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम करेगा? एक आजकल डिजिटल डिवाइसेस है, आपके पास लैपटॉप है, फ़ोन है, टैब है, सब चीज़ें, उसको चलाने के लिए तो एक लिटरेसी जरूरी है, थोड़ी बहुत तो चाहिए सर, मोबाइल चला ही नहीं सकते बिना लिटरेसी। हाँ, आप किसी को भी डेटा एंट्री पे भी रख लें किसी को, तो उसको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना, तो वही नहीं है। तो आपकी इस और एनजीओ में जो बच्चे हैं उनके लिए सब ये चीज़ें सब देते हैं? बिल्कुल जैसे 100-200 पूरी कोशिश है। कंप्यूटर लैब बना रखी है हमने। अच्छा। तमाम लोग आते हैं, उनसे उन बच्चों को सिखवाते हैं, तमाम पुलिस वाले, तमाम वकील, तमाम सीए, ऐसे लोगों को बुलवाता हूँ ताकि उन बच्चों से इंटरेक्ट करें, ताकि वो बच्चों को पता पड़े कि आर्किटेक्चर का क्या काम होता है, एक पुलिस वाले क्या क्या काम कर सकते हैं, एक वकील का क्या क्या काम होता है, एक सीए क्या क्या काम करते हैं, एक पायलट का, ताकि वो बच्चे अपनी उनकी जो अपन कहते हैं ना क्या बनोगे, जब बच्चे के पास ऑप्शन होगा तभी तो बोलेगा मैं क्या बन सकता हूँ, क्या चीज़ उसको अच्छा लगता है। क्या पता एयरफोर्स में जाना हो, क्या पता आर्मी में, हाँ बच्चे जानते नहीं एयरफोर्स का, नेवी का किधर होता है यार, उनको नहीं पता। जब आप वैसा बंदा लाओगे वैसे ड्रेस में कोशिश किया तो बंदे को पता पड़ेगा, बच्चे को पता पड़ेगा कि ऐसी ड्रेस मुझे पसंद है, ऐसा मुझे पानी में रहना पसंद है, मुझे हवा में उड़ना ऐसे, तब वो अपनी चीज़ें बता पाएगा, वो मोटिवेट होगा उन्हीं चीज़ों से, क्योंकि देख के ही जो विजुअलाइजेशन है वही है मेन चीज़, उसी को देख के ही बच्चा देखो आगे बढ़ता है। तो हम लोग पाठशाला में कोशिश करते हैं, इस तरह के लोग हम उनको बुलाते हैं, उन बच्चों से इंटरेक्ट करवाते हैं ताकि उनके अंदर जो अपने सपने हैं वो थोड़े मजबूत हों। अभी का सर मैं पूछना चाह रहा था आपसे, अभी के क्या चैलेंजेस हैं आगे के लिए? जैसे अभी ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड स्लेवरी, अब क्या चैलेंजेस अपन आगे हैं? क्योंकि अब तो ये रुक नहीं रही, अभी भी हो ही रही है, जैसे आपने बताया कि सर आप अभी हम बैठे हैं, अभी भी लाखों बच्चे शिकार हो रहे हैं। अभी तो अब क्या चैलेंजेस हैं जिनको हम फेस कर सकते हैं और क्या क्या अपन इसके लिए इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? देखिए, मैं अभी जब ये कोविड-19 आया, इसमें और भी ज़्यादा ह्यूमन बच्चों का ट्रैफिकिंग बढ़ी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चों को और सबसे ज़्यादा बच्चियों को इसका सामना करना पड़ा। और वैसे तो सभी को सामना करना पड़ा, एक सभी आम इंसान को दुनिया में, सभी चाहे पैसे वाला चाहे गरीब हो, तो कुछ भी हो, उनको सबको लेकिन उसके बाद में जाने के बाद में जब बच्चों की 2 साल स्कूल बंद रही, स्कूल नहीं गए, जो प्रिविलेज बच्चे थे, जो अच्छे घरों से थे, जिनके पास 2 पैसे थे, या उनके जो माँ बाप अवेयर थे, गरीब भी थे लेकिन पढ़े लिखे थे, थोड़े बहुत अवेयर थे, उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया, उन बच्चों को घर में कुछ काम करवाया, लिखाया, पढ़ाया। लेकिन जो बिल्कुल नहीं पता था, उनका बच्चा जब वो 14 साल का था, 12 साल का, तो
16 साल का हो गया, बड़ा हो गया, या जो बच्चा 2 साल का था या 4 साल का जो स्कूल जाता है, 5 साल का तो 6 साल का या 8 साल का हो गया, वो दोनों बच्चे स्कूल छोड़ दिए, स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, उनको कुछ आता नहीं है। तो एक ह्यूज नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल हो गए बच्चे, ड्रॉप आउट हो गए। अब उन बच्चों को स्कूलों से जोड़ना बड़ा एक टास्क क्योंकि उनको आता नहीं बच्चों को कुछ। आप 8th में पढ़ाना चाहते हो, बच्चों को 10th में बैठाना चाहते हो, लेकिन बच्चों को टेबल ही नहीं आती है, बच्चों को काउंटिंग ही नहीं आती, बच्चों को पूरी तरीके से ABCD के जो स्पेलिंग्स हैं वो ही नहीं आते हैं किसी भी चीज़ की। तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे? बच्चा भी फिर एक सेल्फ रिस्पेक्ट के तौर पर सोचता मैं क्यों जाऊँ, मुझे तो आता नहीं है, मेरी तो वहाँ क्लास में इंसल्ट होती है, मैं नहीं जानता। तो बहुत सारे बच्चे कोविड-19 के बाद में ड्रॉप आउट हुए सर, बड़ा नंबर। अब ये चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि हर एक बच्चों को स्कूल से जोड़ना, फिर इनके लिए अलग से एक, मेरा तो मानना है कि सरकारों को और लोगों को अलग से इन बच्चों की मदद करनी चाहिए, ताकि ये बच्चे, कोई भी बच्चा कहीं भी देखे, अगर स्कूल का टाइमिंग हो रहा है, जापान वगैरह में, जर्मनी में बहुत सारी जगह है कि अगर स्कूल के टाइमिंग में अगर बच्चा स्कूल नहीं है तो उसके पेरेंट्स से पूछा जाएगा क्यों नहीं है, आप बताइए क्यों नहीं। हमारे यहाँ पे परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई नहीं परवाह। आप तो उनको छोड़ दो, मतलब मैं वैसे ही मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ, जहाँ लोग नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी पे आया है और वो कंपनी से बाहर निकल के और फ़ोन पे बात कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, घूम रहा है, वो परवाह नहीं करता है कि मैं जॉब पे हूँ, मैं काम कर। सही बात तो है। बच्चों की बात ही दूसरी है, ये हमें समझना पड़ेगा और जिम्मेदारी से समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ अगर स्कूल चल रही है तो बच्चे स्कूल होने चाहिए। पूछना चाहिए सरकार से कि स्कूलों में टॉयलेट क्यों नहीं है, इनके लिए लाइट की सुविधा क्यों नहीं है, पंखे नहीं, आप कोई स्कूल आप निकाल पाएंगे, कोई स्कूल निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं करा कि नहीं है, लेकिन कोई स्कूल ऐसा निकाल पाएंगे जहाँ पर प्रॉपर टीचर है, पूरे प्रॉपर टीचर हैं बच्चों को देख रेख करने के लिए, देख रेख हर सब्जेक्ट के लिए, हर प्रॉपर टीचर मुश्किल से मुश्किल पाओ। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, हमारी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, यार हम लोग, ये एजुकेशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर। इसमें अगर आप सरकारें ये कर देना कि हम इससे समझौता नहीं करेंगे, हमारे बच्चों की एजुकेशन से, क्वालिटी एजुकेशन जिसको बोलते हैं, मतलब क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता वाली जो शिक्षा। बोला फ्री में राशन मत दो, फ्री में कुछ मत दो, आप एजुकेशन दो बच्चों को बस। एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, मैं पढ़ा था तो क्या हुआ कि हिरोशिमा नागासाकी पे जब अमेरिका ने एटम बम गिराया तो सब तहस नहस हो गया वहाँ पर, केमिकल उसका रिएक्टर और उसके सब, वो तो जो रेडिएशन था बहुत ज़्यादा फैला वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और लोग वो उस समय उनका इफेक्ट हुआ बहुत ज़्यादा, लोगों की टांग कट गई, अंधे हो गए, बहरे हो गए सब लोग, और वहाँ पर भी मतलब उसका सालों साल इम्पैक्ट रहा है और है ही अभी तो जापान को सारे लोग, सारे दुनिया भर के देश की हम आपको राशन पहुंचाते हैं, आपको मेडिकल पहुंचाते हैं, आपको ये पहुंचाते हैं, सब चीज़ पहुंचाते हैं। तो जापान ने कहा ये तो मैं कर लूँगा, इतना करीब वो मैं भी नहीं हूँ कि मैं आपको कर लूँगा, लेकिन मेरे साथ चैलेंज है कि मुझे इनको आगे बढ़ाना है, मेरे देश को। तो उन्होंने एक ही चीज़ की, वो एक चीज़ थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा। जापान ने ये तय किया कि मुझे तो पढ़ाना है, और जो नहीं पढ़ पा रहा है उसको मुझे स्किल्ड लेबर बनाना है, कि कुछ ना कुछ करना है। वहाँ की सरकार ने तय किया कि कुछ ना, जो पढ़ाई में मन नहीं है उसको कुछ बनाना है, बैठना नहीं, बैठ गया तो मेरा तहस नहस हो गया। तो उसने वो किया, आज जापान की स्थिति टॉप पे सर, हर फील्ड में, टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज़ में टॉप पे है। अब दूसरी तरफ दे लीजिए, हमारे यहाँ तो बम तो गिरा नहीं, लेकिन हमारी गुलामी रही, बहुत उस गुलामी में बहुत सारे लोगों को आज़ादी थी, लेकिन मान लीजिए पूरा देश गुलाम था, कुछ भी आपको अलाउ नहीं था करने के लिए, सब चीज़ें ऐसी थी। अब ये हुआ कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारी सरकारें खुश, लोग खुश, ढोल नगाड़े गाजे बाजे जो बजाना था सब खुश कि हम आज़ाद हो गए, आज आज़ादी मिल गई। उस आज़ादी का एडवांटेज कैसे लेना था ये नहीं आया समझ। और हम लोगों की जो सरकारें थी उन्होंने क्या किया कि सर्वे करवाया कि बताओ क्या नहीं, अब तो आज़ाद हुए। तो 10 साल बाद में सरकार ने सर्वे करवाया कि क्या है, तो सर्वे में ये पाया कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे को खाना नहीं मिलता है, भुखमरी है। तो सरकार ने अनाउंस किया कि इनको जितने भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे जो भी हैं, खाना बंटाओ इनको, बोलो कि इनको खाना दे। हर जगह लंगर चलाए, भंडारे चलवाए, कहीं भूखा कोई नहीं सोए। तो लोगों ने किया भी, धार्मिक देश अपना तो
तो लोगों ने किया भी बढ़ चढ़ के, करते भी आज भी कर ही रहे हैं सर, चल ही रहे हैं। तो किया। फिर थोड़े दिनों बाद सर्वे करवाया सरकार ने 8-10 साल बाद में, तो पता चला कि कपड़े नहीं लोगों के पास में प्रॉपर, एक ही ड्रेस पहनते रहते हैं, नहीं है कपड़े, बच्चे नंगे घूम रहे हैं। तो कहा कि भाई इनको कपड़े दिया, तो सरकार ने स्टार्ट किया कि उनको सूती कपड़े वो काटना उनको दिया फ्री में। लगभग 1980 के लगभग सरकार ने फिर सर्वे करवाया कि अपने देश में कोई दिक्कतें हैं कि बड़ी जुम्मेदारी, तो पता लगा कि लोगों के पास में तो मकान ही नहीं है, बिल्कुल मकान ही रहने के लिए। बहुत सारे झोपड़ी में रहे, कच्चे मकान ही नहीं है, कच्चे पक्के तो दूर के बाद मकान ही नहीं है। तो सरकार ने तय किया कि इनको मकान बनाओ सब, तो सरकार ने मकान बनाने की सब्सिडी देनी है। अब आप उनको खाना दे रहे हो, कपड़े फ्री दे रहे हो, मकान दे दिया। तो फिर अब सर्वे आते हैं तो क्या आते हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा। अरे जो काम करना चाहिए था आपको पहले पढ़ाई करवाना था, एजुकेशन पे आपको फोकस करना था, तो सब चीज़ें आपकी सारी ओवरकम हो जाती, रहती नहीं आपकी सारी समस्या। इस सारी समस्या का सोल्यूशन वो कर देते। आप अमेरिका, आप चाइना की टक्कर लेना चाहते हो तो उस तरह के स्टार्टअप्स, उस तरह के बिजनेसेस यहाँ अपने स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो उसका एक ही जरिया था कि उनको पढ़ाना है, और टाइम गए नहीं, आज भी वही। अगर हम एक तय कर ले कि हमारा एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा, तो हम जिसको असली भारत माता की सौगंध खाते हैं या जयकारा लगाते हैं, वो असली जयकारा होगा। सही बात है। एक भारत माँ की बेटी किसी चौराहे पे भीख मांग रही है, एक भारत माँ की बेटी किसी रेड लाइट में वो मतलब सेक्स वर्कर के लिए मजबूर है वहाँ पर खाना खाने के लिए, ताकि वो काम कर रही है। एक भारत माता का बच्चा काम कर रहा है। तो ये सारी हम अपनी इस धरती माता से, भारत देश से गद्दारी कर रहे हैं। सही, कहीं ना कहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, सरकारें हो चाहे मैं भी खुद भी हूँ। सही बात है। ऐसा नहीं कि मैं दूध का दूल्हा हूँ, उस जिम्मेदार में भी उतना दूसरे लोग हैं। तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम अपने जीवन में 1 से 2, 3, 4 जो भी जितने भी है, कम से कम मदद करें कहीं भी करें, और एजुकेशन के लिए करें। बच्चों को काम करते, अगर कहीं बच्चा काम कर रहा है कहीं चाय की दुकान पे, तो आप चाय मत पीजिए। सही बात। बता दीजिए कि मैं चाय नहीं पी रहा क्योंकि आपके यहाँ बच्चा काम कर रहा है, तो उसको समझ में आएगा यार मुझे बच्चा नहीं रखना चाहिए। किसी रेस्टोरेंट में जाने खाना नहीं खाऊंगा, सब आपके बच्चा काम कर रहा है। आपके ये कपड़े बच्चों ने बनाए, मैं नहीं खरीदूंगा, ये चीज़ बच्चों ने बनाई, मैं नहीं खरीदूंगा। तो ये अवेयरनेस होगी ना, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसमें आप किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते, और अपनी बात भी रख दी है। सही बात। इतने सारे जब बच्चे ये छूटेंगे वहाँ से, तो उतने सारे स्कूल, उतने सारे टीचर्स भी चाहिए। लास्ट में मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारी जो जनता है, उनके लिए एक आप चीज़ बताइए कि अगर हम इन बच्चों की अपने समाज के लिए कुछ ऐसी मदद करना चाहें, तो आम जो लोग हैं वो कैसे इन लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं? क्या क्या जरिए हैं हमारे पास जिनको हम ये मदद दे सकते हैं? तो मदद करने के कई जरिए हो सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एज ए स्टूडेंट हूँ मैं, और मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं मदद करना चाहता हूँ, तो ऐसे बच्चों की या ऐसे NGOs की मदद कर सकते हैं। उनके बारे में लिख सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, उनके बारे में वो रील्स, फोटोज़, पोस्ट, ये सारे वो शेयर कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं, वो जाके उन बच्चों से मिलें, लोगों से मिलें, उसके बारे में बताएं, तो लोगों के पास अवेयरनेस होगी। एक ही कर सकते हैं। एज ए आम आदमी अगर उसके पास में फाइनेंस है, तो वो ऐसे भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, लेकिन पहले जांच ले, पड़ताल कर ले कि मेरा पैसा है वो सही जगह जाएगा कि ये भी करें। दूसरा चीज़ ये है कि मैं ये भी कहूँगा कि NGO में नहीं देखे, वो खुद भी कर सकता है जाके, कि मुझे किसी एक बच्ची को पढ़ानी है, अपने आसपास बगल में कोई एक बच्ची है गरीब, या उसके बर्तन धोने वाले थी मैड आती है, उसी की कोई बच्ची या बच्चा है, उसको पढ़ाना। अपने गांव में कोई गरीब बच्चे रहते हैं, उनकी मदद करना, तो वैसे भी कर सकते हैं। वहाँ कोई ज़रूरी नहीं इसमें NGO की ज़रूरत है किसी की। दूसरा ये होता है कि अगर कोई NGO, जैसे हमारा जैसे पाठशाला NGO, तो हम उन बच्चों को खाना देते हैं, तो वहाँ पर कोई राशन भी दे सकता है, चावल पहुँचा दिया, दाल पहुँचा दिया, किसी ने तेल ही पहुँचा दिया, किसी ने मसाले पहुँचा दिए, किसी ने दरियाएँ दे दी बैठने के लिए, किसी ने खिलौने दे दिए, अपने पुराने दे दिए, पुरानी कोई साइकिलें, तो वो बच्चों को दे सकते हैं ऐसे। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वे टू हेल्प टू देम, है ना। और ये मुझे लगता है ये आसान तरीके हैं जो कर सकते हैं अपन। मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप पैसे से ही मदद करो, जरूरी नहीं, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़ घर पे होते हैं कि आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, खिलौने के साथ में, सब चीज़ों के साथ में, वो खिलौने उसके लिए छोटे पड़ते जा रहे हैं, वो यूज़ नहीं करना था, तो और आपने बड़े दिल के साथ उनको खरीदे हैं, और ख़रीदते हैं लोग बड़े दिल, तो आप उनको ऐसे फेंक भी नहीं सकते। तो ऐसे बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चे उनको दे सकते हैं, और हमारे NGO में भी दे सकते हैं, हम ऐसे बच्चों को देते हैं, तो वहाँ के भी दे सकते हैं।
कलेक्ट भी करते हैं हम लोग, अगर हमें फ़ोन आता है कि आप हमें हमारे यहाँ से, लेकिन हम लोग इसका चार्ज करते हैं कहीं भी जाते हैं, क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग आपको फ़ोन करेंगे कि हमारे यहाँ से ले जाओ, तो वो आने जाने का जो कॉस्ट है तो वो कहाँ से, तो हम कहते हैं कि आप या तो बाइक से भिजवा दो किसी से, जैसे आजकल या आप आके ऑनलाइन देके जाओ। आप देख के जाओ, अगर आप हमें बुला रहे तो यू हैव टू बी पे फॉर आवर कार और समथिंग। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस शो में आए। आपके साथ जो बातचीत हुई बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक और लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और जो आप कर रहे हैं सर बच्चों के लिए, समाज के लिए, वो एक तरह से सर भगवान के रूप में आप उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए हमेशा दुआ करूंगा कि आप ऐसे ही अपना काम करते रहें। और मैं अपनी जनता से, अपनी ऑडियंस से भी यही कहना चाहूँगा कि आपको भी ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए, जैसे सर भी सबकी मदद कर रहे हैं, बच्चों की मदद कर रहे हैं, हम लोगों को भी आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और मैं तो जो कुछ बोला आपके सामने बोला, ये हकीकत बातें हैं। तो और बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और स्पेशली बच्चों को और बच्चियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो कैसा लगा हमारा ये एपिसोड? आपने देखा कि लोग कितना कितना काम कर रहे हैं। हमारे ओम प्रकाश गुर्जर जी, जो कि एक भगवान के रूप में इन बच्चों के लिए आए हैं, बच्चों की मदद कर रहे हैं, उनको चाइल्ड ट्रैफिकिंग से, चाइल्ड लेबर से, चाइल्ड स्लेवरी से बचा रहे हैं। एक संदेश हमें देना चाहते हैं, और हम लोगों की भी एक जिम्मेदारी है कि हमें भी अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों, जितना हो सके ऐसे बच्चे या ऐसे लोग आपको दिखें तो प्लीज़ आप उनकी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाने की कोशिश करें। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।